त्रिशला आई, पास के दूसरे आसंदी के ऊपर आकर के बैठ गए। आपको चिंता नहीं है किस बात की? मैं तो आपसे पूछ रही हूं, तो बताओ तो। आप चिंता नहीं करते तो बात तो बताओ ना, किस बात की चिंता कह रही हो? ये वर्धमान अब तो बड़ा हो गया और तुमने आपने आज तक ये नहीं सोचा इसको पढ़ाना भी है। कहीं आज की भाषा में स्कूल, उस जमाने की भाषा में गुरुकुल, कहीं गुरुकुल में भी इसको भेजना है, पढ़ाना है। आप सोचते नहीं हो। सिद्धार्थ मुस्कुरा पड़े। इसको? हाँ, क्या बात? इसको पढ़ाना नहीं है? क्या पढ़ाएं इसको? ये तो इतना ज्ञानी है, जब मेरे से कोई बात हल नहीं होती ना राज की, मैं भी बहाना बना करके इससे पूछता हूं कि वर्धमान इसमें क्या होगा, क्या करना चाहिए। मैं इससे आकर पूछ कर जाता हूं, कोई बात उलझ जाती है तो पता इसको क्या पढ़ाएं? ये तो है ही ज्ञानी, बताओ इसको क्या? नहीं नहीं, ठीक है ये ज्ञानी है, मैं भी समझती हूं, लेकिन पढ़ाना तो चाहिए, जरूर पढ़ा। भाषा आनी चाहिए, लेखनी आनी चाहिए, ये सब भी आने चाहिए। 72 कलाएं होती हैं। अब ठीक है ये ज्ञानी है तो इसको सब पढ़ाने चाहिए। आप इसकी चिंता करो, ठीक है। तुम कह रही हो, तुम सोचता तो मैं भी था, पर मैं तो ये सोच कर रुक जाता था इसको पढ़ाएं क्या, ये तो ज्ञानी है। चलो फिर भी बंद हुआ। कुंडलपुर के बाहर कुछ दूरी के ऊपर जंगल में एक गुरुकुल था। एक कुलपति उसे चलाते थे, जहां बहुत सारे छात्र पढ़ा करते थे। प्रसिद्ध था और कुलपति की विद्वत्ता भी सारे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। राजा ने कहा इससे अच्छा स्थान पढ़ाने का और कोई नहीं हो सकता है। वर्धमान को वहां भेज देते हैं गुरुकुल में, वहां रह लेगा और नया वातावरण मिलेगा। गुरुकुल में कुलपति हैं, वो पढ़ा देंगे। चलो वहां जो कुछ सीखना होगा सीख लेगा, पढ़ लेगा। इसको वहां भेज देते। महाराज ने शुभ मुहूर्त दिखवाया, बच्चे को हमने दाखिल करवाना है, गुरुकुल में पढ़ाना है। कहा भी गया है, माता वैरी पिता शत्रु ये न बालों ने पाठित है। जिस माँ बाप ने अपना बच्चा नहीं पढ़ाया, वे माँ बाप उसके शत्रु हैं, दुश्मन हैं, जिन्होंने अपना बच्चा नहीं पढ़ाया। पढ़ाना तो बहुत आवश्यक है। महलों में जिक्र आ गया, उस दिन चलेंगे। त्रिशला को बड़ी खुशी हुई, चलो और वर्धमान पढ़ने जाएगा। थोड़ा सोचती हैं यहाँ खाली हो जाएगा, नहीं पढ़ाना बहुत जरूरी है, इसको पढ़ाना चाहिए। नियत दिन रथ आ गया, महल के सामने रथ खड़ा था। वर्धमान को बता दिया था तुमने गुरुकुल जाना, चला जाऊंगा, वहां तुमने पढ़ना है, ठीक है, जैसे आप कहोगे वैसे ही करूंगा, वहां चला जाऊंगा। और फिर राज परिवार उस बालक को लेकर के, वर्धमान को लेकर के रथ में बैठते हैं और रथ उस गुरुकुल की ओर उधर चल देता है। साथ में चूंकि राजकीय मामला था, सैनिक भी थे और लोग भी थे। वहां भी गुरुकुल में सूचना थे कि महाराज अपने छोटे राजकुमार को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में छोड़ने के लिए आ रहे हैं। वहां भी तैयारियां थे और जैसे आने का समय हुआ लगा, सारे छात्र उनके स्वागत में खड़े हो गए। राजकुमार हमारे गुरुकुल आ रहे हैं, पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हमें एक नया साथी मिल रहा है। बड़े प्रसन्न थे और स्वयं कुलपति द्वार के ऊपर थे। रथ आकर रुका। महाराज सिद्धार्थ नीचे उतरे, त्रिशला नीचे उतरे, वर्धमान नीचे उतरे। वर्धमान आगे बढ़ करके कुलपति को नमन किया। यही बात होती है, जो महान होते हैं वो झुका करते हैं, उनमें अकड़ और अहंकार नहीं होता इस बात का कि वो इतने ज्ञानी होते भी ये कहें
मैं क्यों नमस्कार करूं, मेरे सामने कौन क्या है, ये बात नहीं होती। वो तो जो जितना महान होता है उसमें उतनी ही नम्रता होती है। नमस्कार किया, आओ आओ, सब लोग अंदर जाते हैं। यथास्थान बैठ गए हैं, कुलपति अपने आसन पर बैठे हैं, राजा सिद्धार्थ और सब भी बैठ गए हैं। इंद्र का भी बीच में प्रसंग है, लेकिन कथा की कुछ अपनी अपनी बात होती है। बैठ गए हैं और कुलपति ने पूछा, बालक तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वर्धमान है, मुझे महावीर भी कहते हैं, और जिसकी जो खुशी होती है मुझे पुकार लेते। अच्छा अच्छा, कई नाम है तुम्हारे? हाँ ऐसा ही है, और जिसका जो मन होता है पुकार लेते हैं। ठीक है वर्धमान, बहुत अच्छा है। वर्धमान घर में रहते, महल में रहते, कुछ पढ़ाई की है? मेरे माता पिता की कृपा है। अच्छा है, कुछ पढ़ा है? तुम वर्णमाला सुना सकते हो? वर्णमाला ए आ, आपकी आज्ञा हो तो मैं सुना दूंगा। तो सुनाओ, वर्णमाला सुनाओ। वर्णमाला उन्होंने प्रस्तुत कर दी, सुना दी। अच्छा ठीक है, कुछ पढ़ाई तो हुई है, कुछ किया है। वर्णमाला से शब्दों का निर्माण होता है। वो शब्द निर्माण तुम्हें आता है? हाँ, ये व्याकरण का विषय है। ये शब्दों के परस्पर में आपस में मेल से, सार्थक शब्दों के मेल से सार्थक शब्द बना करते हैं। उन शब्दों से वाक्य बना करते हैं, और वाक्य हमारे भावों का वहन करते हैं, हमारे भावों को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की है, ये जो वर्णमाला के अक्षर हैं ये असंध होते हैं। ये क्या बात हुई? वर्णमाला के जो अक्षर हैं ये असंध होते, मतलब गुरुदेव यह है जैसे अ आ, अगर अ आ को मिलाएं तो आ बन जाएगा, लेकिन वर्णमाला के अंदर अ और आ में संधि नहीं होगी, अ और ई में संधि नहीं होगी, अ और ओ में संधि नहीं होगी, क्योंकि ये शाश्वत कहलाते हैं व्याकरण की दृष्टि से। इसमें कभी संधि नहीं हुआ करती है, ये इसी रूप में ही होते हैं। और इनका चुनाव किस अक्षर के साथ जोड़ करके और फिर क्या शब्द बनेगा, ये सब व्याकरण में बताया जाता है। अच्छा, तो व्याकरण जानते हो तुम, इस बारीकी में भी जानते हो कि संधि वाले शब्द अक्षर कौन से हैं, किन की होती है? हाँ, सब कृपा है। और इसके बाद बात शुरू हो गई। वर्धमान ने तो उस समय फिर जो ज्ञान प्रस्तुत किया, कुलपति सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। और ये सारे शब्द जो महावैयाकरण के होते हैं, और ये सब व्याख्या कर रहे हैं, और वो व्याख्या जो आज तक मैं नहीं समझ पाया, इस बालक ने किस तरह से प्रस्तुत कर दी। ये बालक नहीं है, ये तो महाज्ञानी है। कहते बनता नहीं, लेकिन जो घटा वो यह है, कुलपति ने हाथ जोड़ दिए। आप तो महान ज्ञानी हो। नहीं, महान ज्ञानी तो केवल ज्ञानी होते हैं। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता उस समय तक जीव अल्पज्ञ ही होता है। तो वो स्थिति आने के बाद महाज्ञानी कहलाते हैं। अब अरे इसमें भी एक और बात आ गई, यहां भी एक एक बात, इसकी तो बात बात में रहस्य है, एक एक बात में रहस्य छिपा हुआ है। हम आपको नहीं पढ़ा सकते, आपसे तो हम सीख सकते हैं। अगर आप हमें सिखाएं तो हम सीख सकते हैं, आपको नहीं पढ़ा सकते। राजा सिद्धार्थ, रानी त्रिशला देख रहे थे, ये क्या हुआ? हम तो लाए थे इसे यहां पर प्रवेश दिलाने के लिए और पढ़ाने के लिए, ये हम क्या देख रहे हैं? कुलपति कह रहे हैं आप हमें पढ़ा दीजिए, हमें बता दीजिए। और कुलपति ने कहा महाराज, ये तो आपके घर के अंदर साक्षात प्रत्यक्ष में
बृहस्पति अवतार है, महाज्ञानी है, इनको कौन पढ़ा सकता है? ये तो महाज्ञानी है, नहीं हम नहीं पढ़ा सकते। बंधुओं, इस स्थिति ने राजा ने कुलपति को नमन किया, उन्हें कुछ उपहार दिए और धन्यवाद किया। अब क्या हो, चलो वापिस चलो। रथ में सब सवार हो गए और यूं बंधुओं, महावीर प्रभु का उस अवस्था में ये गुरुकुल में जाना पहला और अंतिम पाठ पूरा हुआ। और फिर एक बार बोलेंगे, महाज्ञानी महावीर भगवान के। रथ महलों को लौट चला, वापिस आ गए। त्रिशला, तुम्हारे मन की पूरी हो गई? हाँ महाराज, पूरी हो गई। अब तो नहीं तुम्हारे मन में ये रहेगा इसको पढ़ाया नहीं, मैं जानता था इसको, मैं इससे बातें पूछ कर जाता हूं कई बार जब नहीं सुलझती हैं, ये तो महाज्ञानी है। अब क्या चीज है ये हम नहीं जान सकते, इसके स्वरूप को हम नहीं जान सकते, सब सहज है। कभी वर्धमान ने ये दिखाया ही नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरी बात सुनो, मैं कहता हूं मेरी बात मानो, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। यह तो इतना सहज रहता है, इतना विनम्र रहता है, अत्यंत विनम्र होकर रहता है। महापुरुषों की यही बात होती है। राज्यसभा, महाराज बैठे थे, मंत्री समीप बैठा था, कुछ बात हो रही थी। महाराज एक निवेदन था, बोलो मंत्रीवर क्या बात है? क्षमा करना, तो कोई बात नहीं, बोलो बताओ बात क्या है? और तो सब ठीक है, जो अपने छोटे राजकुमार हैं, जीवन में पता नहीं कैसे अवसर आते हैं और एक राज परिवार के व्यक्ति के सामने, ठीक है आप महान हो, परंतु अपने संतति को भी आपको महान बनाना चाहिए, बात बताओ। वर्धमान को शस्त्र विद्या तो सिखाओ, और तो उसकी बात हम देख रहे हैं, लेकिन एक क्षत्रिय के लिए शस्त्र विद्या सीखनी तो जरूरी है, आवश्यक है। तो इसको शस्त्र विद्या का ज्ञान दिलाओ आप। क्या पता कब जीवन में युद्ध की स्थिति आ जाए, राज्य है, क्या पता क्या कब घट जाए, उस समय में इस कला की जरूरत होगी। हाँ बात तो तुम्हारी ठीक है, पर बताओ इसको क्या कहूं? नहीं कहना क्या है, आप साधन जुटा दो, ये कोई इनकार तो करेगा नहीं इस बात के लिए। शस्त्र विद्या तो सिखानी चाहिए, ठीक है। तुम देखो कोई ऐसा निष्णात पुरुष जो शस्त्र विद्या का ज्ञाता हो, उसको तुम बुलाओ और हम व्यवस्था करवाएंगे। मंत्री ने खोज की, दृष्टि डाली, पूछताछ की, उसके बाद एक पता चला, दक्षिणेश्वर नाम का महान विद्वान जो शस्त्र विद्या का बहुत बड़ा ज्ञाता है और प्रत्येक शस्त्र को चलाने में बड़ा निपुण है, वो दक्षिणेश्वर विद्वान है, उसको बुलाया जाए। पता करके रथ भेजा गया और उस विद्वान को बुलाया, राजा के सामने आए, उचित आसन पर बैठाया, बात हुई, हमारे छोटे राजकुमार हैं, हम उनको शस्त्र विद्या सिखाना है। हाँ सिखा देंगे, कोई बात नहीं महाराज, आपकी इच्छा है जरूर सिखा देंगे। तो ठीक है, आपकी सारी व्यवस्थाएं रहने की यहाँ पर रहेंगे, ऐसा रहेगा, और फिर ठीक है कल से शुरू कर देते हैं, उनको सिखाएंगे। राजकुमार वर्धमान को बुलाया गया, परिचय करवाया, ये दक्षिणेश्वर महाविद्वान है शस्त्र विद्या के, और तुम बेटा क्षत्रिय हो, तुम्हें ये कला आनी चाहिए शस्त्र चलाने की। उन्होंने मौन स्वीकृति दी, ठीक है जैसे कहोगे। दूसरे दिन दक्षिणेश्वर विद्वान उपस्थित हुए, राजकुमार वर्धमान उपस्थित हुए, शस्त्र रखे गए थे, सभी तरह के धनुष बाण भी और तलवार भी, दूसरे शस्त्र भी, वो सब सिखाने हैं, बताने हैं।
पहले दिन तो थोड़ा परिचय ही देना होगा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कैसे पकड़ते हैं, ये सब बताना होगा। वो सब रखे हुए थे। एक सिंहासन रखा हुआ था, राजकुमार, चूंकि राजकुमार हैं और ठीक है वो युवा होने जा रहे हैं, फिर भी छोटे हैं, उनके लिए रखा हुआ है। और जैसे ही राजकुमार आए, आओ राजकुमार, उन्होंने नमस्कार किया गुरु को, बैठो यहां, बैठो बैठो, संकोच किस बात का है, तभी तो बताऊंगा तुम्हारे को। गुरुदेव ये तो आपका स्थान है, ये मेरा स्थान नहीं है, मेरा स्थान भूमि है, ये आपका स्थान है। आप शिक्षा देने वाला का स्थान ऊंचा होता है, मेरा स्थान वहां नहीं है। बंधुओं बीच में थोड़ी सी बात कर लूं, और वो यूं गंगा हो या कोई नदी हो या पानी हो, ऊपर से नीचे बहता है। आप कहोगे इसमें क्या खास बात बता दी, इसमें कौन सी बात बता दी? ऊपर से जरा समझो, पानी कैसे आता है? ऊपर से। टंकियों का सिस्टम भी यही, ऊपर से नीचे आता है, टूटियों के अंदर पानी। और जो प्रकृति की बात है, पहाड़ों से ऊपर से नीचे आता है, पानी ऊपर से नीचे आता है। ज्ञान का भी यही क्रम है, ऊपर से नीचे को बहता है। गुरु का आसन ऊपर है और शिष्य का आसन नीचे है, और ज्ञान ऊपर से बहता हुआ कहाँ आता है? शिष्य के पास में। और यदि यूं कि गंगा को पहाड़ पर चढ़ाओ, पानी को नीचे से ऊपर ले जाओ, और विद्यार्थी बैठेंगे डेस्क के ऊपर, अध्यापक खड़ा होगा नीचे, ये आज का सिस्टम है। आज का सिस्टम यह है कि गंगा को पहाड़ पर चढ़ाना है, अध्यापक नीचे खड़े हैं और विद्यार्थीगण सारे ऊपर बैठे हैं। ये आज का सिस्टम है, तब का नहीं था। तब तो गुरु ऊपर बैठते हैं और शिष्य पढ़ने वाला, चाहे वो राजकुमार है चाहे कोई भी है, वह नीचे बैठेगा। राजकुमार ने कहा ये मेरा आसन नहीं,